बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम ही स्टूडेंट्स को मैं खुशामदीद कहता हूँ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री लैब और इसके अंदर सॉल्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल्स जी, जिनकी डेमोस्ट्रेशन आपने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर ली। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये सीखने जाएंगे जी कि अगर आपको सॉल्ट दिया जाए जी, जो कि आपको दिया जाता है इन प्रैक्टिकल्स के अंदर, तो उस सॉल्ट को आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, यानी सॉल्ट को आपने किस तरह से पहचानना है, कौन कौन से केमिकल टेस्ट होंगे और क्या सिस्टमेटिक अप्रोच होगी कि जिस जरिए से आप सॉल्ट को पहचानेंगे। और उससे भी अहम काम ये थी कि उस सॉल्ट को पहचान लिया जब आपने, तो उसे प्रैक्टिकल जर्नल में किस तरह से लिखा जाएगा, तो इस पे आज हम बात करने जाएंगे जी। तो सॉल्ट एनालिसिस करना आज आप सीखेंगे। सॉल्ट एनालिसिस क्या होता है जी और उसका बैकग्राउंड क्या है, ये तमाम चीज़ें आप पिछले लेक्चर के अंदर सीख चुके हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें आप सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना, और जब आप सॉल्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसे प्रैक्टिकल जर्नल में इस प्रैक्टिकल को किस तरह से लिखा जाएगा, ये आज सीखने जाएंगे। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने सॉल्ट एनालिसिस के बैकग्राउंड पे बात की थी कि सॉल्ट एनालिसिस क्या होता है जी, और सॉल्ट एनालिसिस के अंदर जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको हमने स्टडी किया था। तो इस सीरीज का जो पहला लेक्चर था जी, उसके अंदर हमने इस बात को स्टडी किया था जी कि ग्रुप एसिड रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल के कितने ग्रुप्स हैं जी, और इनको किस बेस पर क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद फिर इन ग्रुप रेडिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए कुछ ग्रुप रिएजेंट्स हैं, उनके बारे में स्टडी किया था। और फिर हमने स्कीम ऑफ एनालिसिस को स्टडी किया था कि ये जो एनालिसिस है वो कितने स्टेप के अंदर होती है। पार्ट 2 के अंदर इसी लेक्चर को हमने कंटिन्यू किया था, क्योंकि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन ये हमने पार्ट 1 के अंदर स्टडी किया था। और उसके बाद एसिड रेडिकल्स को किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है, और उसके बाद फिर बेसिक रेडिकल को किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है, इसको हमने स्टडी भी किया था और विजुअली ऑब्जर्व भी किया था जी। तो जो आज का लेक्चर है मैं एक बार आपको फिर बता दूं जी, तो आज आपको जिस तरह से लैब में आपके साथ होगा जी कि आपको एक सॉल्ट दिया जाएगा, उस सॉल्ट को किस तरह से परफॉर्म करना है और उस सॉल्ट को परफॉर्म करने के बाद उसे प्रैक्टिकल जर्नल में किस तरह से लिखना है, तो आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट आपके सामने है और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है टू आइडेंटिफाई द गिवन सॉल्ट। तो जितने भी सॉल्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल हैं उनके अंदर जो आपका प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट है जी वो है जी टू आइडेंटिफाई द गिवन सॉल्ट। और इस तरह से आपको एक सॉल्ट दिया जाएगा जी, इस सॉल्ट को आपने बताना है जी, पहचानना है। यकीनन पहचानने के लिए आपको कुछ ना कुछ केमिकल टेस्टिंग करनी पड़ेगी जी। तो आपने ये सॉल्ट पहचानना है जी कि जो सॉल्ट आपको दिया गया है, जिसकी तस्वीर आपको सामने नजर आ रही है, ये सॉल्ट कौन सा है। तो ये हमारा बुनियादी मकसद होता है और इसी को आप क्या कहते हैं जी, सॉल्ट एनालिसिस कहते हैं जी। तो सिस्टमेटिक अप्रोच का ख्याल रखना है और उसके बाद हमें सॉल्ट को पहचानना है जी। तो जो पहला काम हमें करना पड़ेगा वो यकीनन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी, यानी इसकी स्टेट को चेक करेंगे, इसके कलर को देखेंगे, इसके अंदर ऑर्डर का मतलब स्मेल होता है, इसको सूंघ के देखेंगे जी क्या इसके अंदर से कोई ऑर्डर, इसके अंदर कोई ऑर्डर है या नहीं, कोई स्मेल आ रही है इसके अंदर या नहीं। उसके बाद इसका सॉलिबिलिटी टेस्ट करेंगे और सॉलिबिलिटी का टेस्ट करने के साथ साथ हम ओरिजिनल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर लेंगे जी, ताकि वो एसिड रेडिकल के एसिड में रेडिकल्स के ग्रुप 3 के अंदर और बेसिक रेडिकल तो सारे का सारा ही ओरिजिनल सॉल्यूशन से होता है जी, तो वहां पे ये काम आ जाए। तो सॉलिबिलिटी जब हम चेक करते हैं तो उसी के साथ हम ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लेते हैं, ये हमारा स्टेप 2 होता है जी। स्टेप 3 के अंदर हम एसिड रेडिकल्स को डिटेक्ट करेंगे, जिसके दर में आप अच्छी तरीके से जानते हैं जी कि जो शुरू के 2 ग्रुप हैं उसके अंदर ड्राई टेस्ट होता है, यानी सॉल्ट को डायरेक्टली लिया जाता है जी। और उसके बाद फिर जो आखिरी ग्रुप है यानी जो ग्रुप 3A है, यानी ए का मतलब एसिडिक होता है जी, तो उसके अंदर हमें वेट टेस्ट करना पड़ता है। जब एसिड रेडिकल डिटेक्ट हो जाएंगे तो हमारा जो चौथा स्टेप है उसके अंदर हम बेसिक रेडिकल्स को डिटेक्ट करेंगे, और बेसिक रेडिकल सारे के सारे ओरिजिनल सोल्यूशन से डिटेक्ट होते हैं जी। और उसके बाद जब हमने एसिड रेडिकल को भी डिटेक्ट कर लिया और बेसिक रेडिकल को भी डिटेक्ट कर लिया, उसके बाद हमारा आखिरी काम रह जाएगा कि हमें सॉल्ट आइडेंटिफाई हो गया। तो सॉल्ट के अंदर कौन सा कैटाइन है और कौन सा आयनाइन है, यानी कौन सा एसिड रेडिकल है और कौन सा बेसिक रेडिकल है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे और फिर सॉल्ट का फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद सॉल्ट का नाम बताएंगे जी। तो प्रैक्टिकल में और इम्तिहान में भी ऐसा ही होता है, यही ऑब्जेक्ट आपको दिया जाता है और उस ऑब्जेक्ट के साथ आपको एक सॉल्ट दे दिया जाता है जी। आपने एक सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करना होता है, कुछ केमिकल टेस्ट करने होते हैं, वो टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है जी कि पर्टिकुलर रेडिकल मौजूद है।
और उसके हिसाब से आप इस सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करते हुए उस सॉल्ट के साथ केमिकल टेस्टिंग करते हैं, उस सॉल्ट को पहचानते हैं और सॉल्ट को पहचानते जाते हैं और अपने प्रैक्टिकल जर्नल को मुकम्मल करते जाते हैं। किस तरह से करते हैं हम सीखेंगे। ये प्रैक्टिकल जर्नल अब आपके सामने है जी। तो प्रैक्टिकल जर्नल का स्केच आपके सामने है जी। तो जब भी सॉल्ट एनालिसिस के अंदर जब आप सॉल्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल को जर्नल पर लिखने जाएंगे जी, तो आपने अपने जर्नल को इस तरह से खोलना है जी कि ये 4 कॉलम आपके पास हो। यानी अगर ये 2 कॉलम आपके पास है, कोई ऐसा पेज है कि जिसमें 2 कॉलम है, तो वो आपके काम का नहीं है जी। तो ये चारों कॉलम्स आपके पास आपके सामने होने चाहिए जी। इन चारों कॉलम को किस तरह से फिल किया जाता है, कौन सी चीज कहाँ पे आती है और कौन सी चीज कैसे कहाँ पर आती है, ये तमाम चीजें आज हम सीखेंगे जी। तो जो पहला कॉलम है जी, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट है जी। और दूसरे कॉलम के अंदर यानी जो हम कुछ कर रहे हैं जी, उसको एक्सपेरिमेंट के कॉलम के अंदर लिखेंगे। उसके बाद जो हम ऑब्जर्व करेंगे जी, उसको हम कॉलम नंबर 2 में लिखेंगे, उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं जी। यानी हमने अगर 2 सॉल्यूशंस को मिला रहे हैं तो ये एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। अगर हमें प्रेसिपिटेट्स ऑब्जर्व हो रहे हैं या गैस निकलती हुई नजर आ रही है तो ये ऑब्जर्वेशन कहलाएगी। इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं जी कि फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 मौजूद होगा, तो ये हमारी जो प्रेडिक्शन है जी, इसको इन्फेरेंस कहते हैं। या इस तीसरे कॉलम में इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे हमें क्या पता लग रहा है, कोई ग्रुप मौजूद है तो उसके बारे में लिखेंगे, कोई ग्रुप एब्सेंट है तो उसके बारे में लिखेंगे, तो यह इन्फेरेंस लिखी जाती है। और अगर ये इन्फेरेंस यानी ऑब्जर्वेशन यानी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए और जो आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं वो आप ऑब्जर्व कर लें और कोई इन्फेरेंस पॉजिटिव आए, तो उस इन्फेरेंस के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, आपको इक्वेशन लिखनी पड़ती है। तो आखिरी कॉलम के अंदर हम इक्वेशन लिखेंगे। तो जहां टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो वहां इक्वेशन लिखी जाती है, और जहां टेस्ट नेगेटिव आता है यानी टेस्ट जो आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं वो आपको ऑब्जर्व नहीं होता, तो इसका मतलब इन्फेरेंस भी एब्सेंट की आती है और इक्वेशन नहीं लिखी जाती। तो ये 4 कॉलम्स प्रैक्टिकल जर्नल के अंदर होते हैं जी। अभी हम आगे चलेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी मुझे सिर्फ आपको ये बात समझानी थी कि जब आप प्रैक्टिकल जर्नल लिखने जाएंगे तो उसके अंदर ये 4 कॉलम आपके सामने होनी चाहिए। इन 4 कॉलम को आपने सिस्टमेटिकली फिल करना है। कैसे फिल करेंगे ये हम देखेंगे। तो ये सॉल्ट अब आपके सामने है जी, और यही वो सॉल्ट है जो आपको दिया जाता है जी। इस सॉल्ट में अब आपने क्या करना है, इस सॉल्ट के लिए अब आपने प्रीलिमिनरी टेस्ट करना है जो हमारा स्टेप 1 है। तो जो स्टेप 1 है इसके अंदर हम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको केमिकल टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती। हाँ, जब आप लैब में जब आपको ये सॉल्ट दिया जाएगा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जी कि आप इसको छू के भी देखें। वैसे अगर आप इस तस्वीर में देखें तो इस तस्वीर के अंदर आपको इसकी स्टेट वाजे है क्योंकि आपको पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं जी। आप इसको छू के देखेंगे आपको और अंदाजा हो जाएगा कि ये पार्टिकल आपको फील होंगे। तो जो इसकी स्टेट है वो क्या है जी, वो इसकी क्रिस्टलाइन स्टेट है जी। तो ये हम ये देख के ही बता सकते हैं, जो आपको यहाँ पर भी तस्वीर में नजर आ रहा है। अगर आप देख के ना बताएं तो आप इसको छू के तो बिल्कुल ही आपको कंफर्म हो जाएगा, तो आप इसको छू के देख सकते हैं। पार्टिकल आपको चुपते हुए महसूस होंगे, जिसका मतलब ये है कि आपका सॉल्ट क्रिस्टलाइन है। अगर आपकी कलर की बात करें तो कलर भी आपको वाजे है जी, और कलर आपको पिंक दिख रहा है या फिर इसको रेड कहते हैं आप, तो पिंक या रेड आप इसको कह सकते हैं जी। तो ये कलर वैसे तो पिंक कहलाता है, लेकिन अगर आपको ये रेड दिख रहा है तो आप रेड भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसका ऑर्डर देखें जी, तो ऑर्डर तो आपको नहीं पता लगेगी ऐसे। ऑर्डर के लिए तो आपको लाजमी सूंघना पड़ेगा, यहाँ तो आप नहीं सूंघ सकते जी। खैर मैं आपको इसका ऑर्डर बता देता हूँ जी, कि अगर आप इस सॉल्ट को, जो कि पिंक कलर का सॉल्ट है या रेड कलर का सॉल्ट है, अगर आप इसे सूंघेंगे जी तो इसके अंदर से कोई स्मेल नहीं आएगी। इसका मतलब है आप लिखेंगे नो पर्टिकुलर स्मेल। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है जी, कि आपने इसकी स्टेट देखी, आपने इसका कलर देखा, आपने इसका ऑर्डर देखा। ये तमाम विजुअल ऑब्जर्वेशन है जो आपने सॉल्ट को देखना, यानी जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है उसमें आपने कोई प्रैक्टिकल नहीं करना, कुछ नहीं करने जाना। उस सॉल्ट को जरा आप 1 मिनट देखिए जी और अंदाजा लगाइए जी कि उसकी स्टेट क्या है जी, उसका कलर क्या है और उसका ऑर्डर क्या है। इसके बाद फिर आपको इसका सॉल्युबिलिटी टेस्ट करना पड़ता है जी। और आप क्या करते हैं जी, सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं और उसके बाद उसके अंदर आप वाटर को ऐड कीजिए, आप इसको शेक कीजिए। शेक करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन है, अभी आपको हम करके भी दिखाएंगे जी। जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है जी कि ये सॉल्ट वाटर के अंदर सॉल्युबल है जी, और वाटर के अंदर सॉल्युबल होने के बाद इसका सॉल्यूशन पिंक कलर का बनता है। यही वो वजह है कि इसके कलर को मैंने यहाँ पर पिंक लिखा है। ठीक है जी। तो अगर आपको ये रेड दिख रहा है तो आप इसको रेड भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो पिंक लिखें, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन पिंक कलर का बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये सॉल्ट भी, इस सॉल्ट को भी पिंक कलर का लिखा जा सकता है जी, इसलिए यहाँ पर पिंक और स्लैश मैंने रेड लिखा है जी। तो ये तो आपकी ऑब्जर्वेशन थी जी।
कि आपने स्टेट, कलर, ऑर्डर और सॉलिबिलिटी को टेस्ट किया और उसके बाद फिर आपकी जो भी दिमाग में आया उसको आपने लिख लिया जी। अब इसी चीज को प्रैक्टिकल जर्नल पे किस तरह से लिखना है इस पे मैं बात करने जा रहा हूँ जी। तो आपने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की हेडिंग डालनी है। उसके बाद जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो जी स्टेट है जी। आपने स्टेट को चेक किया और आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है जी क्रिस्टलाइन, तो इसको आपने क्रिस्टलाइन ऑब्जर्वेशन के कॉलम के अंदर लिख दिया। अब इस क्रिस्टलाइन से आपको क्या पता लगता है जी? तो इससे आपको ये पता लगता है जी कि सॉल्ट के अंदर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, सल्फेट या फॉस्फेट मौजूद हो सकता है जी। तो ये हमने, अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने ये बातें पढ़ी थी जी कि क्रिस्टलाइन हमें क्या इन्फर करता है जी, और ये तमाम बातें मैनुअल में भी लिखी हुई हैं जी। तो अगर आपको याद ना हो तो आप मैनुअल से भी देखकर लिख सकते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा जी कि मैनुअल में एक बातें कहाँ लिखी हुई है जी। तो स्टेट लिखी है हमने, उसके बाद आपकी जो ऑब्जर्वेशन थी उसको आपने यहाँ पे मेंशन किया और उस ऑब्जर्वेशन से आपको जो पता लग रहा था उसको आपने यहाँ पे इन्फर कर दिया। क्योंकि आपने कोई केमिकल टेस्ट नहीं किया तो कोई इक्वेशन नहीं लिखी जाएगी। इसके बाद हमने सॉल्ट का कलर ऑब्जर्व किया, ये आपका एक्सपेरिमेंट है जी, तो ये एक्सपेरिमेंट के कॉलम में लिख दिया जाएगा। ऑब्जर्व आपने किया है जी कि ये पिंक या रेड कलर का सॉल्ट है जी। तो सिर्फ मैं पिंक लिखता तो मैं कोबाल्ट लिखता है, क्योंकि मैंने रेड भी लिखा है, तो रेड कलर का सॉल्ट, रेडिश कलर का सॉल्ट आपका Fe3 पॉजिटिव यानी फेरिक होता है जी। तो मैंने दोनों के बारे में लिख दिया, मे बी कोबाल्ट और फेरिक। तो ये इन्फरेंस है जी। जब भी अगर सॉल्ट अगर आपका रेड कलर का या पिंक कलर का सॉल्ट हो तो पिंक कलर का सॉल्ट का मतलब ये है कि वो कोबाल्ट होगा, उसके अंदर जो क्या है, जो बेसिक रेडिकल है वो कोबाल्ट होगा। और अगर सॉल्ट रेड कलर का है तो जो बेसिक रेडिकल मौजूद होने के चांसेस है वो क्या होते हैं, वो फेरिक के होते हैं जी। तो अभी मैंने क्योंकि रेड और पिंक को दोनों कलर को मेंशन किया, इसलिए मैंने कोबाल्ट और जो फेरिक है उन दोनों को यहाँ पर मेंशन किया है जी। इसके बाद ऑर्डर को मैंने स्मेल करके आपने इसको देखा है जी। ऑब्जर्वेशन जो आपकी है वो है जी नो पर्टिकुलर स्मेल, कोई स्मेल आपको नहीं आ रही। अब आपकी जो इन्फरेंस होगी वो ये होगी जी कि अमोनियम पॉजिटिव आइंस और एसीटेट ये दोनों एब्सेंट है जी। क्योंकि अमोनियम की वजह से अमोनिकल स्मेल होती है और एसीटेट की वजह से विनेगर स्मेल होती है, और क्योंकि सॉल्ट के अंदर कोई स्मेल नहीं आ रही तो ये इस बात का सबूत है कि इसके अंदर ये अमोनियम और एसीटेट तो कम से कम मौजूद नहीं होंगे जी। तो ये आपने इन्फरेंस के कॉलम में लिखा। और जो चौथी बात आपने लिखनी है वो सॉलिबिलिटी लिखनी है, ये टेस्ट आपको करके देखना पड़ेगा। तो सॉल्ट के अंदर आपने वाटर को ऐड किया, आपकी ऑब्जर्वेशन है जी कि सॉल्ट वाटर पानी के अंदर सॉल्युबल हो गया, तो आपने यहाँ पे लिखा सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। और इन्फेरेंस ये कहती है जी कि ये जो सॉल्ट है जी ये वो सॉल्ट है, क्योंकि आपके मैनुअल के अंदर एक तवील लिस्ट है जी। आप चाहे तो उस लिस्ट को लिखें जी, आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं। ये वो सॉल्ट है जिनका सॉल्यूशन पानी के अंदर नहीं बनता। तो आपने लिख दिया जी कि ये सॉल्ट ये जो कैटाइंस और ये जो एनाइन है ये आपका क्या है जी, एब्सेंट है जी। तो बेसिक रेडिकल के अंदर Fe3 पॉजिटिव, इसका सॉल्यूशन HCl में बनता है। इसी तरह Fe2 पॉजिटिव फेरस, इसका सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड में बनता है। ये भी इसका मतलब ये कि पानी के अंदर अगर सॉल्ट सॉल्युबल हुआ है तो Fe2 पॉजिटिव के भी चांसेस नहीं है। बिस्मथ का सॉल्यूशन आपका HCl में बनता है जी, तो इसका मतलब बिस्मथ के चांसेस भी नहीं है। जो लेड है, लेड का सॉल्यूशन भी आपका ये भी पानी के अंदर पार्शियली सॉल्युबल होता है जी। तो इसका ये भी आप इसको जो सॉल्युबिलिटी है वो इसकी इतनी अच्छी नहीं है जी। तो इसलिए आप लेड को भी लिख सकते हैं कि इनसॉल्युबल इन वाटर है जी। और ये आप इसको लिख सकते हैं पार्शियल सॉल्युबल इन वाटर है। और कार्बोनेट, अगर कार्बोनेट मौजूद होता है जी सॉल्ट के अंदर, कार्बोनेट आपका एसिड रेडिकल है, तो इसमें भी जो सॉल्यूशन है वो वाटर के अंदर नहीं बनता, बल्कि इसका सॉल्यूशन भी आपको HCl के अंदर बनाना पड़ता है। इसलिए आपने इन रेडिकल की को मेंशन किया और लिख दिया कि ये रेडिकल्स क्या है जी, एब्सेंट है जी। ये तमाम चीज़ें आप मैनुअल से देखकर भी लिख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप जब लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और आप साथ साथ जर्नल बनाएंगे जी, तो ये चीज़ें आप मैनुअल से देखकर भी लिख सकते हैं। मैं मैनुअल में आपको बताता हूँ जी ये कहाँ है जी। तो मैनुअल में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की ये टेबल यहाँ पे बनी हुई है, और जितनी भी स्टेट है उनकी ऑब्जर्वेशन और उनकी इंफेरेंस यहाँ पे लिखी हुई है जी। तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट है जी, तो इन्फेरेंस आप यहाँ पे देख लें जी। कलर इसका पिंक या रेड है जी, तो ये पिंक या रेड आपने दोनों दिया है। तो पिंक लिखते तो आपको कोबाल्ट लिखना पड़ता, और अगर आप रेड लिखेंगे तो आपको Fe3 पॉजिटिव लिखना पड़ता। क्योंकि हमने ये दोनों लिखा है इसलिए हमने इसको स्लैश डाल के दोनों ही मेंशन कर दिया यहाँ पे। ऑर्डर की बात करें जी तो इसके अंदर कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं है, तो इसलिए पर्टिकुलर स्मेल नहीं है इसका मतलब है अमोनियम और एसीटेट ये दोनों एब्सेंट होंगे जी। और अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करें तो क्योंकि सॉल्ट को पानी के अंदर सॉलिबल हुआ है जी, तो आप इन तमाम इन्फेरेंस को लिख सकते थे। क्योंकि इन्फेरेंस बहुत ज्यादा है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए चंद इन्फेरेंस लिख दिए जी। तो आप चाहे तो आप इसको मेंशन करें और आप चाहें तो एज इट इज आप ये भी लिख सकते हैं जी। तो मैनुअल के अंदर ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं, बस आपने इनकी जगह को याद रखना है जी। तो
तो आप इन्फेरेंस जो भी आपकी आई है उस इन्फेरेंस को आप क्या करके आप इसको यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद आप स्टेप 2 पे आ जाएंगे और स्टेप 2 के अंदर आपने क्या करना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जी। तो ये ओरिजिनल सॉल्यूशन किस तरह से प्रिपेयर होता है और सॉल्युबिलिटी टेस्ट किस तरह से होता है, आइए देखिए। ये आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने का तरीका सीखा जी। अब आपने ये जो काम किया है जी, यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, इसे प्रैक्टिकल जर्नल में कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं जी। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन था वो आपने लिख ली थी और जो भी आपने विजुअली ऑब्जर्व किया था जी, स्टेट, कलर, ऑर्डर और सॉल्युबिलिटी, उसके बारे में आपने यहाँ पर लिखा था जी। अब आप दूसरी हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन और यहाँ पे जो काम हमने किया है और जो कुछ ऑब्जर्व किया उसके बारे में आप लिखेंगे जी। तो आपने क्या लिखा जी, सॉल्ट प्लस वाटर जी। ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है जी, सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। और इन्फरेंस के कॉलम में आप लिख दें जी, या आप एक्सपेरिमेंट के कॉलम में लिख दीजिए कि ओरिजिनल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन वाटर जी। तो क्योंकि ओरिजिनल सॉल्यूशन वाटर के अंदर प्रिपेयर किया है तो इन्फरेंस आप यहाँ पे ऊपर ही लिख चुके हैं जी। तो आपको यहाँ पे दोबारा से इन्फरेंस के कॉलम में ये लिखने की जरूरत नहीं है। हमारी हेडिंग थी जी कि ओरिजिनल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है जी। तो आपने जो एक्सपेरिमेंट किया यानी सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करके देखा उसके बारे में लिखा। ऑब्जर्वेशन जो आपकी है कि सॉल्युबल है या नहीं सॉल्युबल है उसके बारे में लिखा जी। और उसके बाद आपने इन्फरेंस में ये लिख दिया जी कि ओरिजिनल सॉल्यूशन हमें बनाना था और ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया जो किसमें बना है, वाटर के अंदर बना है। तो यहाँ हमारे 2 काम मुकम्मल हो गए और दोनों ही स्टेप को जर्नल पे किस तरह से लिखते हैं वो भी आपने यहाँ पे सीख लिया। तो जो हमारा पहला स्टेप था वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन था जी और जो हमारा दूसरा स्टेप था वो प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन था जी। अब हम चले जाएंगे जी तीसरे स्टेप पे और यहाँ पे अब आपका केमिकल टेस्टिंग का स्टेप है और ये अब आपने सिस्टमेटिक अप्रोच का यहाँ पे ख्याल रखना है जी। तो जो तीसरा स्टेप है वो है जी डिटेक्शन ऑफ एसिड रेडिकल। तो जो आपको सॉल्ट दिया गया है उस सॉल्ट के अंदर यकीनन एक एसिड रेडिकल होगा और एक बेसिक रेडिकल होगा जी। और अब आपने फैसला करना है कि आपके सॉल्ट के अंदर कौन सा एसिड रेडिकल और कौन सा बेसिक रेडिकल मौजूद है जी। जो चीजें आपको याद होनी चाहिए ये चीजें आप याद करें तो आपको यकीनन प्रैक्टिकल परफॉर्म करना इंतहाई आसान रहेंगे। और वो ये है जी कि एसिड रेडिकल के कितने ग्रुप हैं और किस ग्रुप में कौन सा रेडिकल मौजूद है और उस ग्रुप के रेडिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट आपको ऐड करना पड़ता है। अगर ये बात आप याद कर लें जी तो आपको प्रैक्टिकल लिखना भी आसान हो जाएगा और प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना भी आसान हो जाएगा। मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ जी। तो जो ग्रुप 1A है उसके अंदर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और एसीटेट है जी। और इनको डिटेक्ट करने के लिए आप HCl डाइल्यूट ऐड करते हैं जी। ये वो रेडिकल्स हैं जो आपके कोर्स का हिस्सा है इसलिए मैंने यहाँ पे बल्क लिस्ट यहाँ पे नहीं शो की है जी। तो जो आपके कोर्स का हिस्सा है उनको शॉर्ट करके जी उसी को यहाँ पर मेंशन किया है, वरना वनी के अंदर और रेडिकल्स भी होते हैं। मैनुअल के अंदर ये तमाम रेडिकल तफसील से लिखे हुए हैं। तो ग्रुप 1 के रेडिकल्स आपके सामने हैं और इनको डिटेक्ट करने के लिए आपको HCl डाइल्यूट ऐड करना पड़ता है जी। ग्रुप 2A के जो रेडिकल्स हैं उसके अंदर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट है और इनको डिटेक्ट करने के लिए आपको सॉल्ट के अंदर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड ऐड करना पड़ता है। ये दोनों टेस्ट यानी ग्रुप 1A का टेस्ट और ग्रुप 2A का टेस्ट ये आपके ड्राई टेस्ट होते हैं। टेस्ट ट्यूब भी ड्राई होती है, उसके अंदर जो सॉल्ट लिया जाता है वो भी डायरेक्टली लिया जाता है और उसके अंदर HCl डाइल्यूट। और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर तो आपको ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये टेस्ट आपका पॉजिटिव नहीं आता, नेगेटिव आता है तो फिर नई टेस्ट ट्यूब लेके उसके अंदर आपको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट लेके कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ता है जी। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आप रुक जाएंगे और अगर ये टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आता तो फिर आपको तीसरे ग्रुप का टेस्ट करना पड़ेगा और तीसरे ग्रुप के अंदर सल्फेट और फॉस्फेट मौजूद है जी। और इनको डिटेक्ट करने के लिए जो रिएजेंट इस्तेमाल होता है वो है बेरियम क्लोराइड। तो एसिड रेडिकल कितने ग्रुप के अंदर मौजूद है, कौन से ग्रुप के अंदर कौन कौन से रेडिकल मौजूद हैं
और इन ग्रुप रेडिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए ग्रुप रिएजेंट क्या है, तो ये चार्ट आपके सामने है जी। अगर आप इसे याद कर लें तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ जी कि आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना भी इंतहाई आसान होगा, और ना सिर्फ प्रैक्टिकल परफॉर्म करना आसान होगा बल्कि प्रैक्टिकल को जर्नल पे लिखना भी इंतहाई आसान होगा जी। तो अब हम ये देखेंगे जी कि एसिड रेडिकल को, ये जो सॉल्ट आपका पिंक कलर का जो सॉल्ट था, अब इसके अंदर एसिड रेडिकल को किस तरह से डिटेक्ट करना है जी। तो जो ऑपरेशन है जी, जो तरीका है, वो हम सीखने अभी जा रहे हैं जी। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि सिस्टमेटिक अप्रोच ये कहती है जी कि अगर आपने ग्रुप 1A का टेस्ट करने जा रहे हैं तो सॉल्ट के अंदर आपने HCl लिया जी। तो अगर आपको एफिशिएंस, क्योंकि यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो एफिशिएंस आपको फील हो जाएंगे या स्मेल फील हो जाएगी। अगर एफिशिएंस या स्मेल फील हो जाती है तब तो आप डिस्टिंग्विश टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आपको कोई एफिशिएंस और कोई स्मेल फील नहीं होती थी तो अब आपको सिस्टमेटिकली आपको ग्रुप 2A पे जाना पड़ेगा जी। और वहां पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप 2A के लिए नई टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी और उसके अंदर आपको सॉल्ट लेना पड़ेगा और उसके अंदर H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड ऐड करना पड़ेगा। यहाँ आपके दिमाग में होना चाहिए कि कोई गैस इवॉल्व होगी या फ्यूम्स ऑब्जर्व होंगे जी। अगर आपको ऑब्जर्व हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर आप ग्रुप 2 में DT और CT करेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर भी कोई रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होता, कोई फ्यूम्स या कोई गैस ऑब्जर्व नहीं होती, तो फिर आप ग्रुप 3A पे चले जाएंगे और ओरिजिनल सोल्यूशन जो आपने पहले बनाया हुआ है उसके अंदर BaCl2 डाल के देखेंगे। अगर आपने ये दोनों की आपकी ऑब्जर्वेशन आपकी सही है तो यकीनन आपको यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स दिख जाएंगे और फिर आपको यहाँ पर ग्रुप 3A के लिए DT और CT को करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे वर्बली एक्सप्लेन किया। अब इसी बात को जरा आप विजुअली ऑब्जर्व करें। अगर आपको एक बात में ये बात समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो ये आपने सीखा थी कि किस तरह से एसिड रेडिकल को डिटेक्ट किया थी। तो इस सॉल्ट के अंदर सल्फेट मौजूद था जी। जो एसिड रेडिकल है वो इस सॉल्ट के अंदर सल्फेट है जी। और सल्फेट की वजह से आपने देखा जी कि ग्रुप 1 का टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आया और उसके बाद ग्रुप 2 का टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आया और ग्रुप 3 का टेस्ट पॉजिटिव आ गया और आपको प्रेसिपिटेट वाज़ेह तौर पर दिखे जी। और जब ग्रुप 3 का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर आपने उसका कंफर्मेटरी टेस्ट किया। तो ये तमाम चीज़ें आपने पीछे की वीडियो के अंदर ऑब्जर्व की होंगी जी। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आई हैं तो एक बार आप फिर इस वीडियो को देखें जी। तो सिंपल सी टेस्टिंग है जी। 3-4 आपने टेस्ट करने थे और उससे आपको इस बात का अंदाजा लगाना था कि कौन सा एसिड रेडिकल इसके अंदर मौजूद है जी। और अभी जो आपने ऑब्जर्व किया है वो ये ऑब्जर्व किया जी कि सल्फेट इसके अंदर मौजूद है जी। अब इसे किस तरह लिखेंगे आइए देखते हैं जी। तो आपने हेडिंग डाल दी थी डिटेक्शन ऑफ एसिड रेडिकल दी। अब आपने जो जो काम किया है वो आपने लिखना है जी। जो आपने एक्सपेरिमेंट 1 है वो आपने क्या किया है, ग्रुप 1A के लिए टेस्ट किया है तो आपने लिखा जी। दूसरी हेडिंग डाल दी यानी सब हेडिंग डाल दी टेस्ट फॉर ग्रुप 1A। जो काम किया है वो आपने लिखना है। आपने ऑयल सॉल्ट लिया है और सॉल्ट के अंदर आपने HCl डाइल्यूट डाला है तो आपने लिखा सॉल्ट प्लस HCl डाइल्यूट। तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन थी आपको कोई एफिशिएंस नजर नहीं आया, कोई स्मेल फील नहीं हुई, इसलिए आपने लिखा नो एफिशिएंस नो स्मेल। और इनफरेंस ये है जी कि ग्रुप 1A एब्सेंट है जी। तो आपको बहुत अच्छा है जी कि आप उन रेडिकल्स के नाम लिखें। तो आपने लिखा जी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और एसीटेट, ये ग्रुप 1A के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये तीनों एब्सेंट है तो आपने लिखा कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, एसीटेट आर एब्सेंट।
और जब एब्सेंट होते हैं तो इक्वेशन नहीं लिखी जाती, इसलिए यहाँ पे आपने कोई इक्वेशन नहीं लिखी। उसके बाद आपने क्या किया था, ग्रुप 2A का टेस्ट किया था, तो आपने हेडिंग डाली टेस्ट फॉर ग्रुप 2A, और 2A के अंदर आपने क्या किया था जी, सॉल्ट लिया था और उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला था। तो जो किया था वही आपने लिखना है जी। इंतहाई सिंपल प्रैक्टिकल है कि जो कुछ आपने करना है वही कुछ आपने लिखना है जी। तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जर्नल साथ साथ बनाएंगे। तो 2-4 प्रैक्टिकल में आप जर्नल साथ साथ बनाएं, आपको खुद इस बात पे कमांड हो जाएगा जी, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि जर्नल बनाना कितना आसान है और ये प्रैक्टिकल करने कितने आसान है। स्टूडेंट को ये प्रैक्टिकल मुश्किल इसलिए लगते हैं जी क्योंकि वो इसको लर्निंग पे ले जाते हैं। देखिए ये प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकल रटने वाले नहीं है जी। प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसको आप मेंशन करें जी, उसको आप जर्नल पे लिखें जी। तो जो कुछ आप कर रहे हैं वही आप जर्नल पे लिख रहे हैं, तो ये इंतहाई आसान प्रैक्टिकल है अगर आप जाने तो। अच्छा जी, तो सॉल्ट के अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया जी, और आपकी ऑब्जर्वेशन ये थी जी कि आपको फ्यूम्स या गैस इवॉल्व होती हुई नजर आनी चाहिए थी, और आपको कोई फ्यूम्स और कोई गैस इवॉल्व होती हुई नजर नहीं आई। इसका मतलब है ग्रुप 2A भी एब्सेंट है जी। इसका मतलब है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ये चारों ही एब्सेंट है, पूरे का पूरा ग्रुप 2 एब्सेंट है जी। इसके बाद आपने क्या किया था, ग्रुप 3A के लिए टेस्ट किया था, तो आपने हेडिंग डाल दी टेस्ट फॉर ग्रुप 3A जी। यहाँ आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन को इस्तेमाल किया था, इसलिए आपने लिखा OS, और उसके अंदर आपने बेरियम क्लोराइड को ऐड किया था, इसलिए आपने उसका फॉर्मूला लिख दिया BaCl2। और यहाँ पे आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व हुए थे, तो आपने यहाँ पे लिखा जी व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। और व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑब्जर्व होने का मतलब है कि ग्रुप 3A प्रेजेंट है और इसके अंदर सल्फेट और फॉस्फेट होता है, तो आपने लिखा सल्फेट फॉस्फेट में भी प्रेजेंट, क्योंकि जब तक आप कंफर्मेटरी टेस्ट निकल लेंगे, जब तक आप ये आपके लिए श्योरिटी नहीं है जी कि सल्फेट मौजूद है या फॉस्फेट मौजूद है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो मे बी का वर्ड इस्तेमाल हुआ है जी। अच्छा, तो यहाँ पे आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखे हैं जी, तो इसका मतलब ये है कि आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जी। तो आप मैनुअल में जाके तलाश कीजिएगा, आपको ग्रुप 3A के अंदर सल्फेट की इक्वेशन आपको मिल जाएंगी, तो वहां से आप इस सल्फेट की इक्वेशन लिख सकते हैं। सिंपल सा रिएक्शन है, सल्फेट ने बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया है, डबल आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है जी। तो सल्फेट ने बेरियम के साथ रिएक्ट करके बेरियम को प्रेसिपिटेट आउट कर दिया, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिले हैं वो आपको बेरियम सल्फेट के मिले हैं, और जो Cl नेगेटिव जो बेरियम के साथ अटैच था वो क्या हो गया जी, आयोनाइज हो गया है। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जी, जिसकी आपने इक्वेशन लिखी, इंतहाई सिंपल सी इक्वेशन है जो आप बहुत आराम से लिख सकते हैं जी। अच्छा जी, इसके बाद आपने डिस्टिंग्विश टेस्ट, ये मैंने आपको परफॉर्म करके नहीं दिखाया है जी, लेकिन अच्छा है जी क्योंकि मैनुअल में लिखा हुआ है जी, तो आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट करना चाहिए जी, क्योंकि यहाँ पे भी आपने पीछे लिखा है जी कि मे बी सल्फेट और फॉस्फेट, तो जब भी दो के अंदर ट्राई हो जाए जी, तो उस ट्राई को ब्रेक करने के लिए आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट करना चाहिए। तो सिंपल सा डिस्टिंग्विश टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे इसकी ऑब्जर्वेशन नेगेटिव थी तो इसको यहाँ पे हमने शो करके नहीं दिखाया, मैं लिखेंगे आप इसको फिर भी जी। तो लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश टेस्ट, और डिस्टिंग्विश टेस्ट ये है जी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ये जो आए थे इसी के अंदर आपको HCl ऐड करना था जी, और ये देखना था जी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट गायब होते हैं या नहीं। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स गायब नहीं होंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ये सॉल्युबल नहीं होंगे, और सॉल्युबल नहीं होने का मतलब क्या है जी कि सॉल्ट के अंदर सल्फेट मौजूद है जी। तो फॉस्फेट क्योंकि आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है जी, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आने का मतलब ही ये है जी कि इसके अंदर सल्फेट मौजूद होगा। तो टेस्ट चाहे आप ना करें, लेकिन आपको कम से कम जो जर्नल है उसके अंदर ये मेंशन करना पड़ेगा, डिस्टिंग्विश टेस्ट मेंशन करना चाहिए जी, ताकि आप कोई भी इम्तिहान के अंदर अगर हम बात करें जी, तो आप एग्जामिनर को कोई भी ऑप्शन ना दें कि जिसकी वजह से आपके नंबर डिटेक्ट हो सके जी। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट मैंने आपको लिखना सिखाया जी, क्योंकि ये टेस्ट नेगेटिव आया इसलिए यहाँ पे इसकी कोई इक्वेशन हमने मेंशन नहीं की थी। इसके बाद अब आपको जो लाजमी है वो है जी कंफर्मेटरी टेस्ट। अब आप कंफर्मेटरी टेस्ट लिखेंगे जी, और कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आपने क्या किया है जी, ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर लैड एसीटेट को डाला था जी, और व्हाइट प्रेसिपिटेट आए थे जिसको आपने यहाँ पे मेंशन किया जी। और इसका मतलब क्या है जी कि सल्फेट प्रेजेंट भी है, और कंफर्मेटरी टेस्ट का मतलब ये कि ये कंफर्म भी हो गया जी, और इसकी इक्वेशन आप लिख देंगे जी। तो सल्फेट ने सल्फेट जो आइंस है इन्होंने लेड एसीटेट के साथ रिएक्ट किया, और लेड सल्फेट के आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिले हैं जी, और जो आपका एसीटेट है वो आयनिक फॉर्म के अंदर चला गया है जी। तो जो कुछ आपने अभी पीछे वीडियो के अंदर विजुअलाइज किया कि जो कुछ आपने परफॉर्म किया है एज इट इज, वो तमाम चीजें आपने क्या जी उसी को जर्नल पे आपने मेंशन किया है जी। तो इनके दरमियान जो रिलेशन है उसको आपने कायम रखना है जी, और जो कुछ परफॉर्म करना है उसी को आपने जर्नल पर उसी तरीके से मेंशन करना है जी। तो हमारा तीसरा स्टेप मुकम्मल हुआ, और हमने एसिड रेडिकल को इस सॉल्ट के अंदर डिटेक्ट किया जी, और इस सॉल्ट के अंदर सल्फेट मौजूद है जी। अब जो हमारा अगला स्टेप है जी,
जो हमारा स्टेप 4 है जी। अब हमें क्या करने जाना है, अब हमें बेसिक रेडिकल की डिटेक्शन करनी है जी। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि एसिड रेडिकल की जब हम डिटेक्शन करते हैं जी तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन बहुत वाजे होती है जी, और इसी वजह से हम जब इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करने जाते हैं तो सिर्फ एक कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बेसिक रेडिकल्स की बात करें तो क्योंकि बेसिक रेडिकल में हर ग्रुप के अंदर प्रेसिपिटेट सी ऑब्जर्व करने हैं, इसलिए यहाँ लाजमी होता है जी कि कंफर्मेटरी टेस्ट एक से ज्यादा करें। तो यहाँ कंफर्मेटरी टेस्ट 2 किए जाते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा जी, ये इम्तिहान के लिए भी बहुत अहम चीज है जी कि एसिड रेडिकल की डिटेक्शन के बाद एक कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है, जो आपने पीछे देखा जी सिर्फ एक ही कंफर्मेटरी टेस्ट किया है जी। जबकि बेसिक रेडिकल की जब आप डिटेक्शन करते हैं तो इसके अंदर कंफर्मेटरी टेस्ट एक नहीं बल्कि 2 किए जाते हैं। तो 2 कंफर्मेटरी टेस्ट भी अभी यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे जी, और उसके बाद फिर उनको किस तरह से लिखते हैं वो भी आप लिखना सीखेंगे जी। सबसे पहले तो मैं ये रिपीट करूंगा जी कि आपको ये 6 ग्रुप्स के बारे में ये याद होना चाहिए जी। इन 6 ग्रुप कौन कौन से हैं, कौन से ग्रुप में कौन सा रेडिकल मौजूद है, और उस रेडिकल को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा ग्रुप रिएजेंट इस्तेमाल होता है। तो अगर ये आपको याद है तो फिर आपके लिए सॉल्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना और प्रैक्टिकल जर्नल पे लिखना इंतहाई आसान होगा जी। तो मैं अब इन ग्रुप को एक बार समराइज करने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं सिस्टमैटिक अप्रोच को एक बार फिर बताऊंगा, और उसके बाद फिर आप इसको विजुलाइज करेंगे कि इस सॉल्ट के अंदर जो आपको दिया गया है उस सॉल्ट के अंदर बेसिक रेडिकल को किस तरह से जांचा जाएगा। तो ग्रुप 1 के अंदर लेड, सिल्वर और मरकरी को रखा गया है, और इसको डिटेक्ट करने के लिए जो ग्रुप रिएजेंट ऐड होता है जी वो HCl डाइल्यूट होता है। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि बेसिक रेडिकल्स की डिटेक्शन के लिए, तमाम बेसिक रेडिकल्स की डिटेक्शन के लिए आप ओरिजिनल सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं जो आपने स्टेप 2 के अंदर प्रिपेयर किया है और आज आपने उसको बनाने का तरीका सीखा है जी। तो ग्रुप 1 के अंदर लेड, सिल्वर और मरकरी शामिल है जी, और HCl डाइल्यूट इसका ग्रुप रिएजेंट है। ग्रुप 2 के अंदर बी का मतलब बेसिक है जी, में लेड, कॉपर, कैडमियम और बिस्मिथ मौजूद है जी, और इसको डिटेक्ट करने के लिए जो रिएजेंट ऐड किया जाता है वो HCl डाइल्यूट और H2S है जी। तो अगर ये पहला ग्रुप का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता तो आपको चाहिए जी कि आप डायरेक्ट इसके अंदर H2S ऐड कर दें, दोबारा से नया ओरिजिनल सॉल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि HCl डला हुआ है और आपको प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व नहीं हुए। आपको चाहिए कि उसी सॉल्यूशन से ग्रुप 2 का टेस्ट कर लें, यानी उसी सॉल्यूशन के अंदर आप H2S डाल दें जी। अगर यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व हो जाते हैं तो फिर आपको DT और CT पे जाना पड़ेगा, और अगर आपको यहाँ पर भी प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व नहीं होते तो फिर आपको ग्रुप 3 पे जाना पड़ेगा। ग्रुप 3 के अंदर जो रेडिकल्स हैं वो है फेरस, यानी आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, फेरिक आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एल्युमिनियम और क्रोमियम। और इसको डिटेक्ट करने के लिए जो ग्रुप रिएजेंट इस्तेमाल होते हैं वो अमोनियम क्लोराइड हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है और इसको सॉलिड फॉर्म में डाला जाता है जी, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे आप देखें क्योंकि ग्रुप रिएजेंट तब्दील हो गए जी, तो यहाँ पे अब आपको नई टेस्ट ट्यूब के अंदर ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना पड़ेगा जी, और उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल के देखना पड़ेगा। अगर आपको प्रेसिपिटेट्स दिख जाते हैं तो फिर आपको ग्रुप 3 में जिस रेडिकल के प्रेसिपिटेट दिखते हैं उसकी आपको DT और CT करनी पड़ेगी, और अगर आपको यहाँ पर प्रेसिपिटेट्स नहीं दिखते तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप 4 पे चले जाएंगे जी। ग्रुप 4 के जो रेडिकल्स हैं वो है कोबाल्ट, निकेल और जिंक, और इसका जो रिएजेंट है वो है जी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2S। यानी आपने अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पहले से ऐड किया हुआ है, तो इसका मतलब है इसी सॉल्यूशन के अंदर आप H2S भी ऐड कर देंगे और ये देखेंगे जी कि प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होते हैं या नहीं। अगर प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व हो जाते हैं तो ग्रुप 4B के लिए DT और CT करेंगे, और अगर यहाँ पे भी प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व नहीं होते तो इसका मतलब है ग्रुप 5B पे आपको आना पड़ेगा और ग्रुप 5B का टेस्ट करके देखना पड़ेगा। ये सारे के सारे टेस्ट आपके ग्रुप टेस्ट कहलाते हैं जी। तो आपने क्या करना पड़ेगा, ग्रुप 5B के अंदर कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम मौजूद होता है, और इसके जो ग्रुप रिएजेंट है वो है जी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में ऐड होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट ये दोनों आपके एक्वस सोल्यूशन होते हैं। अगर आपको यहाँ पर प्रेसिपिटेट दिख जाते हैं जी तो इसका मतलब ग्रुप 5 का आप DT और CT करेंगे। DT का मतलब डिस्टिंग्विश टेस्ट और CT का मतलब कंफर्मेटरी टेस्ट। और अगर आपको यहाँ पर भी प्रेसिपिटेट्स नहीं दिखते तो फिर आपको ग्रुप 6 में जाना पड़ेगा। ग्रुप 6 के अंदर मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम मौजूद है जी, और इसका जो ग्रुप रिएजेंट है वो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है जी। इन तीनों, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में ऐड होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ये एक्वस फॉर्म के अंदर होता है जी, एक्वस सॉल्यूशन होता है। इसको ऐड करके देखते हैं, अगर यहाँ पर प्रेसिपिटेट दिख जाते हैं जी तो फिर आप इन रेडिकल्स के लिए DT और CT करेंगे, और यहाँ पर भी आपको प्रेसिपिटेट्स नहीं दिखते जी तो फिर आपको अमोनियम के लिए टेस्ट करना पड़ेगा जी।
तो ये आपको मैं आपको रिकमेंड करूंगा जी कि अगर आप ये आसानी से प्रैक्टिकल करना चाहते हैं जी और आप बासानी से प्रैक्टिकल जर्नल में लिखना चाहते हैं जी और अगर आप इम्तिहान में भी आसानी चाहते हैं, डीटी और सीटी ये तो आप इम्तिहान के लिए याद कीजिएगा, लेकिन कम से कम आप ये ग्रुप रेडिकल्स और ग्रुप रिएजेंट और उससे होने वाली ऑब्जर्वेशन को जरूर याद कर लीजिए ताकि आपके लिए प्रैक्टिकल को करना भी आसान हो और प्रैक्टिकल जर्नल में लिखना भी आसान हो जी। एक बार सिस्टमैटिक अप्रोच को देख लेते हैं जी कि आपने ग्रुप 1 के लिए जब आप टेस्ट करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे जी, आप ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर HCl डाल के देखेंगे। अगर प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व हो जाते हैं तो आप आगे चले जाएंगे और अगर आप प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व नहीं होते तो उसी सोल्यूशन के अंदर आप H2S ऐड कर देंगे क्योंकि आपने HCl ऐड किया हुआ है जी, तो उसी सोल्यूशन के अंदर आप H2S ऐड कर देंगे। यहाँ पर अगर आपको प्रेसिपिटेट दिख जाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर प्रेसिपिटेट नहीं दिखते जी तो अब आपको नई टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी, उसमें नया ओरिजिनल सोल्यूशन लेना पड़ेगा और उसके अंदर आप अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे रहे जी कि अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 6 के अंदर ये तो लाजमी ही डलता है जी। ग्रुप 4 के अंदर, ग्रुप 5 के अंदर और ग्रुप 6 के अंदर एक नया सोल्यूशन है, इसे आप याद कर लीजिए। ये याद रखें जी कि अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये तो अब आपने लाजमी ही डालना है ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 6 तक जी। तो यहाँ पर भी अगर आपको प्रेसिपिटेट्स नहीं दिखते जी तो फिर आप इसी सोल्यूशन के अंदर आप H2S को ऐड कर लें जी क्योंकि ये सिर्फ सिंपल ये एडिशन है जी। और अगर आपको ग्रुप 4 के अंदर भी प्रेसिपिटेट्स नहीं दिखते तो फिर आपको नई टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी, उसमें नया ओरिजिनल सोल्यूशन लेना पड़ेगा और उसके अंदर आपने ये 3 केमिकल्स को ऐड करना है। अगर प्रेसिपिटेट दिखते हैं तो ठीक है जी, और अगर प्रेसिपिटेट नहीं दिखते तो फिर आपको ग्रुप 6 का टेस्ट करना पड़ेगा जिसके अंदर आपको नई टेस्ट ट्यूब के अंदर नया ओरिजिनल सोल्यूशन लेना पड़ेगा और ये तीनों ऐड करके देखेंगे। अगर यहाँ पे भी आपको प्रेसिपिटेट दिख जाते हैं तो ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं दिखते तो यकीनन आपका सॉल्ट के अंदर स्मेल होगी और वो अमोनिकल स्मेल होगी और फिर आपको अमोनियम के लिए टेस्ट करना पड़ेगा जी, जो मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर सिखाया था। तो यहाँ पे मैंने आपको सिस्टमेटिक अप्रोच को एक बार फिर रिपीट कर दिया। अगर आपने एक बार आपका फिर रिवाइज हो गया जी। अब इस सिस्टमेटिक अप्रोच को लैब के अंदर किस तरह से करना है, और ये जो आपको पिंक कलर का सॉल्ट दिया गया था जिसके अंदर कोबाल्ट के या आयरन Fe3 पॉजिटिव के होने के चांसेस जो आपने प्रीलिमिनरी टेस्ट के अंदर इन्फर किए थे जी, अब आप देखिए कि सॉल्ट के बेसिक रेडिकल की परफॉर्मेंस कैसी है जी और किस तरह से आपके टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं और किस तरह से आपके टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, और जब टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं तो किस तरह से डिस्टिंग्विश टेस्ट करना है और किस तरह से कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। जरा आप इसे ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको एक बार में सही से ऑब्जर्व ना हो तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और इन ऑब्जर्वेशन को जरा फोकस कीजिए। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे जी कि इसे प्रैक्टिकल जर्नल में किस तरह से लिखा जाता है। जरा वीडियो को फोकस कीजिएगा।
तो आपने इस वीडियो के अंदर देखा जी, और आपको अंदाजा हो गया जी कि सॉल्ट के अंदर जो बेसिक रेडिकल मौजूद है वो एक कोबाल्ट मौजूद है जी। तो आपने देखा जी कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एब्सेंट हुआ, ग्रुप 4 आपका प्रेजेंट हुआ। आपने सॉल्यूशन का कलर चेक किया, उससे आपको अंदाजा हुआ जी कि इसके अंदर कोबाल्ट मौजूद होगा, और उसके बाद फिर कोबाल्ट के लिए आपने 2 कंफर्मेटरी टेस्ट किए और वो दोनों कंफर्मेटरी टेस्ट पॉजिटिव आए। अब इन्हीं तमाम बातों को जो आपने ऑब्जर्व किया है, इन्हीं को अब आपने क्या लिखना है जी, इसी को आपने प्रैक्टिकल जर्नल में लिखना है। आइए देखते हैं इस प्रैक्टिकल जर्नल में किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले तो आपने हेडिंग डालनी है जी डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल, फिर आप लिखेंगे सब हेडिंग टेस्ट फॉर ग्रुप 1B। जो कुछ आपने किया है उसको यहाँ पे मेंशन करें जी। तो आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर HCl डाइल्यूट को ऐड किया जी, आपको प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व नहीं हुए इसलिए आपने लिखा नो प्रेसिपिटेट्स। इन्फरेंस क्या होगी जी कि ग्रुप 1B एब्सेंट है। बहुत अच्छा है जी कि आप उन रेडिकल्स जो ग्रुप 1B के अंदर मौजूद है उनके फॉर्मूले भी मेंशन करें जी। तो ग्रुप 1B के अंदर लेड, सिल्वर और मरकरी मौजूद होता है। क्योंकि प्रेसिपिटेट नहीं आए इसका मतलब है ग्रुप 1B यानी लेड, सिल्वर और मरकरी आपके सॉल्ट के अंदर मौजूद नहीं है। इसके बाद आपने लिखा टेस्ट फॉर ग्रुप 1B, और जो टेस्ट किया है वो क्या किया है जी, ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर आपने HCl डाला है और H2S डाला है, आपको कोई प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व नहीं हुए, इसका मतलब है ग्रुप 2B भी एब्सेंट है यानी लेड, कॉपर, बिस्मथ और कैडमियम ये आपके सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद आपने ग्रुप 3B का टेस्ट किया जी, और ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर आपने अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, कोई प्रेसिपिटेट्स आपको नहीं दिखे, इसका मतलब है ग्रुप 3B भी एब्सेंट है यानी एल्युमिनियम, फेरस, फेरिक और क्रोमियम इन चारों में से कोई रेडिकल मौजूद नहीं है। इसके बाद आपने ग्रुप 4B का टेस्ट किया, आपने हेडिंग डाली टेस्ट फॉर ग्रुप 4B। जो टेस्ट किया है वो आपने लिखा जी, आपने लिखा ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2S, और यहाँ पे आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट्स दिखे इसलिए यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया ब्लैक प्रेसिपिटेट्स। और ब्लैक प्रेसिपिटेट्स का मतलब ये है जी कि कोबाल्ट या निकल मौजूद हो सकता है, इसलिए आपने लिखा कोबाल्ट निकल में बी प्रेजेंट। क्योंकि कोबाल्ट या निकल के प्रेजेंट होने के चांसेस हैं और आपका ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जी। तो आपने कोबाल्ट के लिए और निकल दोनों ही के लिए इक्वेशन लिखी, ये भी आपको मैनुअल के अंदर मिल जाएगी जी। तो कोबाल्ट के टेबल के अंदर चले जाएं, ये आपको सिस्टमैटिक अप्रोच तो मैनुअल के अंदर नहीं मिलेगी, ये तो आपने खुद से लिखनी है जी। लेकिन जो रेडिकल आपका मौजूद होगा उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैनुअल से मिल जाएगी, तो ये आप मैनुअल से देख के लिख सकते हैं जी। तो कोबाल्ट और निकल इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी मैनुअल के अंदर मौजूद है विद इक्वेशन, तो ये वहां से आप देख के लिख सकते हैं जी। वरना तो आपकी इक्वेशन की भी बड़ी सिंपल है जी, और ये सिंपल आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कोबाल्ट ने इस सल्फर के साथ क्या बना लिया, प्रेसिपिटेट बना लिए, और ये जो ब्लैक प्रेसिपिटेट मिले हैं या तो आपको या तो कोबाल्ट सल्फेट के सल्फाइड के हैं या ये निकल सल्फाइड के प्रेसिपिटेट है। और ये जो आपका हाइड्रोजन है वो आयनिक फॉर्म में चला गया जिस तरह से पहले सॉल्ट आयनिक फॉर्म के अंदर मौजूद था जी। अब जब ये टेस्ट आपका पॉजिटिव आ गया और आपको शक है जी कि इस सॉल्यूशन के अंदर कोबाल्ट है या निकल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्टिंग्विश टेस्ट करना पड़ेगा। और डिस्टिंग्विश टेस्ट इसका इंतहाई आसान है कि आपको ने जो सॉल्यूशन बनाया है ओरिजिनल सॉल्यूशन उसका कलर चेक कर ले जी। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन का कलर वाजे तौर पर पिंक है जी, और पिंक का मतलब ये है कि इसके अंदर कोबाल्ट मौजूद है जी। क्योंकि अभी आपने कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं किया इसलिए यहाँ पे अभी वर्ड में लिखा है जी, आप अगर मे वर्ड हटाना चाहें तो भी हटा सकते हैं जी। अगर ये सॉल्यूशन ग्रीन कलर का होता तो इसके अंदर निकल मौजूद होने के चांसेस होते जी। तो ये आपने डिस्टिंग्विश टेस्ट यहाँ पे लिखा है जी। इसके बाद आप कंफर्मेटरी टेस्ट लिखेंगे जी कोबाल्ट के लिए जी। जो पहला कंफर्मेटरी टेस्ट है उसके अंदर आपने क्या किया था, ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था जी, आपको वायलेट प्रेसिपिटेट्स दिखे थे। इसका मतलब ये जी कि कोबाल्ट प्रेजेंट भी है और कंफर्म भी हो गया, क्योंकि ये टेस्ट कोबाल्ट ही पॉजिटिव देता है विद दिस ऑब्जर्वेशन। और फिर आपने इसके लिए इक्वेशन को लिखा जी। तो ये इक्वेशन भी बहुत सिंपल है जी, और ये भी आप देखें तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये इक्वेशन भी आप बहुत आराम से लिख सकते थे। कुछ इक्वेशन है जी जिसको आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर इक्वेशन ऐसी है जी तो आप बहुत आराम से खुद से बना सकते हैं जी, और ये तमाम इक्वेशन मैनुअल के अंदर भी मौजूद है जी। इसके बाद आपने दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट लिखा जी। तो आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर सोडियम कार्बोनेट को ऐड किया था, आपको ब्लू प्रेसिपिटेट दिखे थे। इन्फ्रेंस क्या है जी कि कोबाल्ट प्रेजेंट है और ये कंफर्म्ड हो गया, और आपने इसकी इक्वेशन को मेंशन कर दिया जी। तो जो काम आपने किया वो तमाम ही आपने जर्नल पे लिखा है। यकीनन ये आपको समझ में भी आया होगा, और यकीनन आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि प्रैक्टिकल परफॉर्म करना भी इंतहाई आसान है और इस प्रैक्टिकल को जर्नल पर लिखना भी इंतहाई आसान है। तो ये 4 स्टेप हमारे मुकम्मल हुए, हमें सॉल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई जी। अब हमारा 5वां काम क्या है जी कि सॉल्ट का फॉर्मूला लिखना है जी, या वैलेंसीज रूल्स को आपको अप्लाई करना पड़ता है जी। ये तो बड़ा सिंपल सा सॉल्ट था जी, इसका फॉर्मूला लिखना सीखते हैं जी। तो जो एसिड रेडिकल डिटेक्ट हुआ है वो सल्फेट है, और सल्फेट आप जानते हैं SO4 2 नेगेटिव इस रेडिकल का फॉर्मूला होता है जी। और जो बेसिक रेडिकल डिटेक्ट हुआ है वो है जी कोबाल्ट यानी CO2 पॉजिटिव,
वैलेंसी क्रॉसओवर की बात की जाए तो देखें ये पॉजिटिव टू वैलेंसी पॉजिटिव नेगेटिव टू वैलेंसी से कैंसिल आउट हो जाएगी। इसका मतलब है सॉल्ट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा COSO4। तो CO कहते हैं कोबाल्ट को और SO4 का मतलब है सल्फेट। तो इस सॉल्ट का जो नाम है वो क्या है जी, कोबाल्ट सल्फेट नाम है जी। तो ये भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि पहले आप इसको रफ पे लिख के देखें जी। अब आपको अंदाजा हो गया जी कि जो सॉल्ट जो आपको पिंक कलर का सॉल्ट दिया गया था वो असल में क्या था जी, कोबाल्ट सल्फेट था। जो आपको कैसे पता लगा जी, उसकी आपने पहले आपने उसका प्रीलिमिनरी टेस्ट किया जी, उससे आपको कुछ बातों का पता लगा जी। उसके बाद फिर आपने उसका ओरिजिनल सोल्यूशन प्रिपेयर किया। उसके बाद फिर आपने एसिड रेडिकल को डिटेक्ट किया। उसके बाद आपने बेसिक रेडिकल को डिटेक्ट किया। किस तरह जो कुछ जिस तरह से आपने डिटेक्ट किया उसी तरह से आपने इसको जनरल में मेंशन किया। उसके बाद फाइनली जब आपको एसिड रेडिकल का और बेसिक रेडिकल दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई तो अब आपने इन दोनों को मिलाया जी और इनके फॉर्मूले को आपने लिखा। अब इसको जनरल में कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका रिजल्ट है और यही आपका सवाल है जी कि टू आइडेंटिफाई द गिवन सॉल्ट। तो ये जवाब लिखना इंतहाई जरूरी है। तो देखिए इसको किस तरह से लिखते हैं। तो आप लिखेंगे जी द गिवन सॉल्ट कंटेन्स, उसको आपको सवाल था जी टू आइडेंटिफाई द गिवन सॉल्ट। आप जवाब दे रहे हैं द गिवन सॉल्ट कंटेन्स एसिड रेडिकल कौन सा है जी, सल्फेट। बेसिक रेडिकल कौन सा है, कोबाल्ट। तो जो निकल के आए उसके बारे में आपने लिख दिया और उसके बाद आपने लिखा जी द गिवन सॉल्ट इज आइडेंटिफाइड एज कोबाल्ट सल्फेट और फिर आपने उसका फॉर्मूला लिखा। नाम भी लिखना होता है जी और उसका फॉर्मूला भी लिखना होता है जी। तो ये प्रैक्टिकल आपका मुकम्मल हुआ। आपने आज के लेक्चर के अंदर सॉल्ट किस तरह से परफॉर्म होता है उसकी परफॉर्मेंस भी सीखी और परफॉर्मेंस के साथ आपने प्रैक्टिकल को जर्नल पे किस तरह से लिखना है वो भी आपने सीखा जी। तो जब आप प्रैक्टिकल्स करने आएंगे मेरे पास जी तो आपने अपनी लैब के अंदर ये सॉल्ट परफॉर्म भी करना है और सॉल्ट परफॉर्म करने के बाद इसे लैब के अंदर लिखना भी है क्योंकि दोनों बातों की अपनी अहमियत है जी। तो आप इसकी परफॉर्मेंस भी करेंगे और परफॉर्मेंस के साथ साथ इस प्रैक्टिकल को अपने जर्नल पर भी लिखेंगे क्योंकि दोनों पे कमांड हासिल करना ये इम्तिहान के लिए बहुत जरूरी है जी। तो मेरी यही प्रैक्टिस रही है जी और मैं ये रिकमेंड भी स्टूडेंट को करता हूँ जी कि वो इसी तरीके से लर्न करें जी। तो लिखना और यानी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना और प्रैक्टिकल को लिखना ये आप साथ साथ सीखे जी। तो इंशाअल्लाह आपसे लैब में मुलाकात होगी। इस प्रैक्टिकल को भी अपने जर्नल पे लिखें जी। ये प्रैक्टिकल यानी आप इसको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के साथ इसे आप अपने प्रैक्टिकल जर्नल पे लिखें जी। ये आपका एक प्रैक्टिकल है जो आपने ऑनलाइन करना सीखा। बाकी इंशाअल्लाह आप तमाम प्रैक्टिकल्स को ये लैब के अंदर परफॉर्म भी करेंगे। इंशाअल्लाह ताला तमाम ही सॉल्ट को आप परफॉर्म भी करेंगे जी और तमाम ही सॉल्ट को फिर आप अपने प्रैक्टिकल जर्नल में भी लिखेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपसे लैब में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।